नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल वन दरोगा के लिए हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की जो है बुक देख रहे थे। इसमें 6 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है 7वां, ये है आपका इको सिस्टम और इकोटोन देखेंगे इसमें, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में देखेंगे। फैक्ट्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पीडीएफ अगर थोड़ा सा अच्छा सा ना दिखे तो इसके लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिट गया है, ऐसा ये बुक में था। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी, पहले देखते हैं इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो आता है आपका पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच उनके जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ग्रीक भाषा के। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से जो है हुई है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1865 में, ध्यान रखिएगा, कब? सन 1865 में जो है रीटर ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रीटर ने किया था। कब? 1865 में। जर्मन के जीव वैज्ञानिक आर्नेस्ट हैकल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है, आर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी अगर बात जाती है तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आर्नेस्ट हैकल आता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ओइकोस शब्द का अर्थ है वासस्थान और लोगोस शब्द का अर्थ है इसका अध्ययन। ठीक है ना, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जो है वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों, देखिए पारिस्थितिकी में सिर्फ पौधे नहीं आते हैं, यानी देखिए दर्शाया गया कि न केवल पौधों एवं जंतुओं को उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतः क्रियाओं को भी अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा पीडीएफ अच्छा नहीं है, इसके बाद से जो नेक्स्ट पेज है अच्छा दिखाई देगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी में समष्टि जो है समुदायों, पाइतंत्रों, बायोम एवं जैवमंडल भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, अब पारिस्थितिकी की परिभाषा देखते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है? दिया गया है आपका यूजीन ओडम, ध्यान रखिएगा, यूजीन ओडम जो है 1963 के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है ना, अब पारिस्थितिकी देख लिए, अब पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे। ठीक है ना, इको जो है सिस्टम देखेंगे। इसके अंतर क्या देखते हैं? देखिए आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिएगा इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले ने के द्वारा जो है 1935 में किया गया था। और टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। देखिएगा जो भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे जो है आपका जो यहाँ से एमसीक्यू दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूरे बुक में सब इसी से चैप्टर से लगभग 40 से 50 एमसीक्यू इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इको जो है एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। ठीक है ना, यह है अपेक्षाकृत स्थिर समष्टि होती है, यह खुला तंत्र होता है। ठीक है ना, तथा विभिन्न प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? बंद तंत्र है, खुला तंत्र है? तो यह एक क्या है? खुला तंत्र है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं। सामान्यतः जीव मंडल के जो है सभी घटकों, ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जीव मंडल के सभी घटकों समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। जैवमंडल, नेक्स्ट देखेंगे। जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों ओर मंडल के रूप में फैली हुई है। ठीक है ना, बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है ना, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो कि अवश्य देखना है आपको।
देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आते हैं इसमें, ठीक है ना। पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपका वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द जो है का सर्वप्रथम प्रयोग आपके रीटर ने किया था। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो परिभाषा की अगर बात की जाए तो ये थे आपके अर्नेस्ट हैकल थे, ठीक है ना। अगला आपका पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो पारिस्थितिकी के जनक आपके अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, तो दो घटक आपका, एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है, दोनों हो जाते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी अन्य नाम क्या है, तो पारिस्थितिकी का अन्य नाम अगर बात की जाए तो एक आपका हो जाता है आपका समुदाय विज्ञान, ठीक है ना, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स होता है, और दूसरा आपका वैज्ञानिक प्रकृति का इतिहास हो जाता है। किसके द्वारा कहा गया था, आपका चार्ल्स एल्टन के द्वारा ये कहा गया था। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी को मनुष्य मस्तिष्क की एक दशा किसने कहा था, तो ये आपका मेडॉक्स ने कहा था, ठीक है ना। मेडॉक्स ने कब कहा था, 1972 में ये बात कही थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी के अनेक अधिकताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण के पर्यावची हैं, यह किसका कथन है, तो ये कथन आपका देखिए, कथन और ये पूछा जाता है सीधे कि एक किसका वक्तव्य है, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आप लोग सीधे आंसर बताएंगे कि ये आपका पार्क ने कहा था, कब 1980 में कहा था। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपके जी टांसले ने किया था सबसे प्रथम प्रयोग। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई की अगर बात की जाए तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, जीवी एवं अजीवी घटकों के संबंध स्थापित करते हैं, तो ये आपके अवघटक कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, अवघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, ऊर्जा मापने की इकाई आप लोग जानते हैं ऊष्मा होती है, ऊष्मा। नेक्स्ट है आपका, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को कहते हैं, तो इसे आपका इकोक्लाइन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इकोक्लाइन क्षेत्र इसे कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, दिया गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र का एक खुला तंत्र होता है, ये क्वेश्चन पहले बता चुके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस तरह का तंत्र है, खुला तंत्र होता है, इसकी अपनी स्वयं उत्पादकता होती है, यह एक कार्यशील इकाई है, ठीक है ना, इसकी स्वयं उत्पादकता होती है और एक कार्यशील इकाई है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय, देखिए किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, कुछ जंतु शाकाहारी, ठीक है ना, कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है ना, सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। पूछा जाता है सर्वभक्षी किसे कहा जाता है, जो आपके शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। जैसे उदाहरण में आपका दे गया, मनुष्य कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य मांसाहारी होते हैं, और सर्वाहारी होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है। सर्वभक्षी के सर्वाहारी भी दे सकता है, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है, ठीक है ना, प्रीडेटर्स इन्हें कहा जाता है। अगला चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से संगठक होते हैं। आ जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक दो घटक होते हैं, ठीक है ना, इसके दो घटक कौन कौन से हैं, एक तो जैविक घटक हो गया, दूसरा अजैविक घटक हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पेज देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसका पूरा तंत्र दिया गया है किस तरह से काम करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, आपका जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है ना। अब जैविक घटक को यहाँ कवर करते हैं। जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका उत्पादक हो जाता है, दूसरा उपभोक्ता हो जाता है, तीसरा आपका अपघटक हो जाता है, ठीक है ना। ये तीनों को ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक है इसके तीन भाग है, कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना। और उत्पादक में कौन कौन से आते हैं ध्यान रखिएगा यहाँ। यही उत्पादक की अगर बात की जाए तो इसमें कौन क्या आता है, पादप जगत आता है, पेड़ पौधे आते हैं, उत्पादक में आते हैं। और उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो होते हैं ये तीनों आपके उपभोक्ता होते हैं, ठीक है ना। अभी आपको खुला तंत्र भी दिखाया जाएगा किस तरह से ये होता है।
ठीक है ना। तो ये आपके जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यहीं अजैविक घटक की अगर बात की जाए तो अजैविक घटक के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका अकार्बनिक घटक होता है, दूसरा कार्बनिक घटक होता है और तीसरा आपका भौतिक घटक होता है। तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अकार्बनिक घटक की अगर बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे जाता है, इसमें से कौन सा अजैविक घटक में अकार्बनिक घटक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकार्बनिक की बात की जाए तो इसमें जल आता है, लवण आता है, गैस आता है, तीनों के तीनों अकार्बनिक घटक है। या कार्बनिक की बात की जाए तो प्रोटीन हो जाता है कार्बनिक घटक, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, लिपिड हो जाता है, यूरिया हो जाता है और ह्यूमस हो जाता है। ये सभी के सभी जो है आपके कार्बनिक घटक हैं। यहीं आपके भौतिक घटक की अगर बात की जाए तो भौतिक घटक में आपके ऊर्जा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, ताप हो जाता है, वायु हो जाती है। ये सब आपके भौतिक घटक, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जैविक घटक। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, जो आपने जो है चार्ट देखा इसे यहाँ पर पूरा का पूरा जो है समझाया गया है, ठीक है। तो जैविक घटक की अगर बात की जाए तो जैविक घटक के अंतर्गत यह घटक जीवित वस्तुओं का है, ठीक है ना। जैविक घटक देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है, जीवित वस्तुओं का है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आकार प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या करता है? आकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं। सभी जीवधारियों, ठीक है ना, सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। आपको पता ही है जो है जीवधारियों को जीवित रहने के लिए प्रजनन तथा वृद्धि की जो है और भोजन की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आपको पता ही है, छोटा क्वेश्चन है। सूर्य है ऊर्जा का स्रोत जिससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे, ध्यान रखिएगा, हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखते हैं। वे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वपोषी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो स्वपोषी में कौन कौन से आते हैं? जैसे सभी हरे पेड़ पौधे जो है आपके स्वपोषी हैं। नेक्स्ट है आपका वे जीवधारी, ध्यान रखिएगा, वे जीवधारी जो भोजन हेतु सर्वदा दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो आपके परपोषी कहलाते हैं। जो दूसरे पर निर्भर रहे परपोषी, जैसे मनुष्य हो गया, आपका जानवर हो गए, सब दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैविक घटकों के मुख्यतः 3 रूप है, ठीक है ना। जो चार्ट देखे हैं वही यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जैविक घटकों के 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग उत्पादक को क्लियर करते हैं। उत्पादक को देखते हैं। उत्पादक में आपके क्या आते हैं? उत्पादक जो है मुख्य रूप से पादप जगत या हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी कहलाते हैं को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है किसका अपचयन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होता है और जल का जो है उपचयन होता है। आगे देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी वृक्ष में आते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ध्यान रखिएगा, यही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसमें पादप आते हैं, जो है कौन कौन? प्लावक नामक प्लावक पौधे उत्पादक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण स्थिति के अनुकूल होने की दशा में पादप प्लावक जो है इतना भोजन पदार्थ उत्पादित करते हैं जितना कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में बड़ी झाड़ियाँ, बड़े पौधे जो है वृक्षों द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं। हरे पेड़ पौधों को जो है प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। अब यहाँ पर जो है उपभोक्ता की जो है कौन कौन है दिया गया है, जैसे आपका शैवाल हो गया, बड़े बड़े वृक्ष हो गए, झाड़ियाँ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब आपके जो है उपभोक्ता में आते हैं। अब दूसरा है आपका उत्पादक में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं, पहला उत्पादक हो गया, दूसरा आपका उपभोक्ता देखते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता में क्या क्या दिया गया है इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत मानव सहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों और हरे पेड़ पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ताओं में कौन कौन आते हैं? हरे शाकीय पौधे आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, जो है पौधों की पत्तियां आदि को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। जीवधारी को शामिल किया गया है। अब जो है साग हो गए, पेड़ पौधे या इस पर निर्भर रहते हैं, आपके उपभोक्ता हो जाते हैं।
तो आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट दिया गया है आपका शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं, ठीक है ना। जो शाकाहारी जीवधारियों को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें द्वितीयक उत्पादक कहता है। अब उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आ जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना, जो सिर्फ पौधों पर निर्भर रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है ना, उपभोक्ता कहलाता है। यह मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, चरने वाले पशु, ठीक है ना, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तो जैसे जो शाकाहारी रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जैसे बकरी हो गई, खरगोश है, ऊंट, गाय, हिरण, टिड्डा और चूहा, सभी के सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या आते हैं, इसमें जो है वह उपभोक्ता जो अपने भोजन हेतु जो है शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना, जो किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर रहता है, यानी मांसाहारी होता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में जो है मांसाहारी होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठाइए कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे आपका हिरण का भोजन जो करते हैं द्वितीय उपभोक्ता में थे, चूहे बिल्ली द्वारा जो शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली जो अलग खाए जाना, ये सभी आपके द्वितीय उपभोक्ता में थे। मेढक हो गया, ये भी जीवधारी होता है, मांसाहारी मछली हो गई, बिल्ली हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी के सभी आपके द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है ना। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। अब देखते हैं तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है ना, तृतीय उपभोक्ता। देखिए ये आपका वही चैन है, खुली तंत्र हम देख रहे हैं, इसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा लेते हैं। जैसे आपका बाज हो गया, शार्क मछली हो गई, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी आपके तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत हैं। और लास्ट में देखते हैं अपघटक या मृतजीवी, जो मृत जो है जीवधारियों को खाते हैं, जो मर जाते हैं उनको खाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। देखते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर जो है वियोजित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का भी उन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, यानी मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, वो आपके जो अपघटक या मृतजीवी कहलाते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत कवक और जीवाणु भी आते हैं। आगे देखते हैं, अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जंतुओं को अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहरत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो है अपघटक होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति का मेहरत कहा जाता है, मेहतर कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक देख लिए, अब अजैविक घटक की बात करते हैं। तो अजैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटक में क्या क्या आता है, मृदा, जल, वायु तथा जो है प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं, ये सब आपके अजैविक घटक होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे, अजैविक तंत्र के अंतर्गत बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो इसमें आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये भी आपके अजैविक घटक में आते हैं। इसके अंतर्गत रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं जो है ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएं भी जो है सम्मिलित किया जाता है, ये सभी आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, वहां से स्किप किए हैं, थोड़ा सा उससे दिख नहीं रहा था, इसमें कुछ रह नहीं गया था बताने लायक। तो अगला देखते हैं इकोटोन क्या कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं इकोटोन के बारे में जानते हैं। इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखें तो एक नदी और उसके नदी तट के बीच दलदली भूमि क्षेत्र हो सकता है, ठीक है ना। इको जो है इकोटोन के अंतर्गत ये सब आते हैं। इकोटोन पर्यावरणीय महत्व से संबंधित है, चूंकि यह क्षेत्र दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बायोम के बीच परिवर्तन है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि देखते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की
प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल है, ठीक है ना, जो है प्रजातियों की विशाल विविधता जो है शामिल है, क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों से जो है प्रभावित है, ठीक है ना। अब इको टोन के उदाहरण देखते हैं। तो इको टोन के उदाहरण में क्या क्या आते हैं, इको टोन के उदाहरण में क्या क्या आते हैं, जैसे दलदली भूमि, सूखे और गीले पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की भूमि, ठीक है ना, ये आ जाता है। माफ कीजिएगा, मैंग्रोव वन हो गया, ये भी आपकी इको टोन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की भूमि होती है। घास का मैदान देखते हैं, ये भी हो जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान और जंगल के बीच की भूमि होती है। और मुहाना देख लेते हैं, जो नदियों का मुहाना होता है, खारे पानी और मीठे पानी के बीच की भूमि होती है, ठीक है ना। ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के जो है कारण पर्वतीय श्रृंखलाओं को भी इकोटोन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अब आपका पर्यावरणीय और संतुलन जो है, पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन है, लेकिन इसके बारे में जानने से अच्छा है कि हम, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग सीधे सीधे हम एमसीक्यू पे चलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ से एमसीक्यू 30 से 40 एमसीक्यू है, यहाँ से पूरा समझाया गया है। तो इससे अच्छा है हम एमसीक्यू से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर समझाने लायक कुछ रह नहीं गया था। तो यहाँ से आप जो है, जो भी अच्छा समझाने वाला था पूरा आप लोग ऊपर से समझ लिए, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा देख लिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो है आपका एमसीक्यू होता है, किस तरह से दे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अर्नेस्ट हैकल किस संकल्पना से संबंधित है? तो आपको पता है जो है अर्नेस्ट हैकल जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र से जो है संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण का जो है अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरे का। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी जो है तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत, ठीक है ना, धान का खेत, क्योंकि यह कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक का घटक है? ठीक है ना, उत्पादक घटक की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे जो हैं वह आपके उत्पादक के रूप में आते हैं, ठीक है ना। और गाय हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मोर भी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, बाघ हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, तो कथन आप लोग यहाँ से देखिए, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका खाद्य श्रृंखला में उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला जो है एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है ना, खुली श्रृंखला की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, माफ कीजिएगा, हाँ यही सेम सही होगा, ऑप्शन नंबर ए से केवल पहला सही है, बाकी नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र का पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। पवन जो होता है सबसे कम जो है प्रभाव डालता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? सातवां क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपका ऊर्जा पिरामिड होता है, ठीक है ना, ऊर्जा पिरामिड होता है जो पिरामिड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से जो है समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। आठवां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, आपका पोषकों को सतह पर लाकर, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा सही हो जाएगा। जो है यहाँ जो माफ कीजिएगा ऑप्शन यहाँ नीचे दिया गया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, इसका भी जो है केवल 20 है, यानी दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो है प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, प्राथमिक स्रोत जो है सौर ऊर्जा से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटने से जो है संतुलन इसका बिगड़ जाता है। ठीक है ना, लकड़ी काटने से, क्योंकि जो है इस पे जो निर्भर पेड़ पौधे रहते हैं, जो जीव रहते हैं, उनका भोजन नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालाब का। ध्यान रखिएगा, इसका तालाब का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, टांसले ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? टांसले ने किया था। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी में, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, सीधा पिरामिड बनता है। ठीक है ना, कैसा बनता है? सीधा पिरामिड बनता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, अर्नीज नेस ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये थे आपके ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीनेल। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा आपका, ग्रीनेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है ए सही हो जाएगा, यानी संक्रमण इकोटोन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है आपका? इकोटोन कहलाता है, ऐसे संक्रमण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन जो होती है, निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका, जो भी दिए हैं सबके लिए आपका उपयोगी है। ठीक है ना, सबके लिए है आपका उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। कौन सा? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन जो है सेवा है? तो समर्थन सेवा की अगर बात की जाए तो इसमें से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, कौन सा? जलवायु एवं रोग नियंत्रण। ठीक है ना, कौन सा? जलवायु एवं रोग नियंत्रण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? 19वां क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्सा है। ठीक है ना, हरे पेड़ पौधे, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो लैंटिक आवास की अगर हम बात की जाए तो तालाब एवं दलदल भूमि जो है आपका लैंटिक आवास का उदाहरण है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो यह आपका जो है औद्योगिक प्रबंधन जो होता है, इसका संबंध नहीं है, हालांकि यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो आपके आ जाते हैं आपके अर्नेस्ट हेकल को जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिया गया आपका इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके 3 रूप है, कौन से? उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है ना, क्या है आपका? उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जैव भू रसायन तंत्र कहलाता है। ठीक है ना, जैव भू रसायन तंत्र कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा का मात्रा की क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो है ऊर्जा का जो है ह्रास होता है, यानी ऊर्जा में जो है कमी आती है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया था? वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के किसने नाम दिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आपका
चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की अगर बात की जाए 27 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब है आपका तालाब। ठीक है ना, जो है तालाब है। अगला क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका जो है सूर्य का प्रकाश जो है मुख्य स्रोत के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्ष जो है काफी अधिक होती है? इसकी बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सागरीय महासागर जो होता है जो है सबसे स्थिर होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद आपका अपघटक आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो आपको पहले ही पता है पारिस्थितिकी तंत्र के आपके उत्पादक व उपभोक्ता घटक है। ठीक है ना, कौन सा? उत्पादक और वह उपभोक्ता घटक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। प्रत्येक प्रजाति जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप सारे के सारे आंसर भी देख सकते हैं, सारे का सारा आंसर भी देख सकते हैं। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।